अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स चैप्टर 17 हमने स्टार्ट किया था इससे पिछली वीडियो में और 17.1 की 14 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हमने कंटिन्यू करना है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम सवाल के डेटा की तरफ चलते हैं। एक्चुअली इस पूरी एक्सरसाइज को 2 वीडियोस में बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि इसमें हमारे पास आगे एक मार्जिनल अप्रोच आ रही है, वो थोड़ी सी डिटेल्ड होती है, उसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा वर्किंग रिक्वायर्ड होती है, तो वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था। तो खैर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। अ कंपनी एस्टिमेट्स दैट द डिमांड फंक्शन फॉर इट्स प्रोडक्ट फ्लक्चुएट्स विद द प्राइस, और आपको ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद Q का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड है और P का मतलब प्राइस इन डॉलर्स है। इस तरह कॉस्ट फंक्शन भी आपको दिया हुआ है। डिटरमिन हाउ मेनी यूनिट्स Q शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एनुअल प्रॉफिट, कितने यूनिट्स बनाने चाहिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले तो एक ऐसा फंक्शन चाहिए होगा जिसमें प्रॉफिट बराबर हो समथिंग क्वान्टिटी, मीन्स प्रॉफिट फंक्शन होना चाहिए क्वान्टिटी का, ताकि उसमें x की जगह पर क्वांटिटी और हमें पता लग जाए कि x की ये यानी q की ये वैल्यू होगी तो प्रॉफिट ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो ऐसा एक फंक्शन चाहिए हमें। सबसे पहली बात ये है प्रॉफिट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी चाहिए। और उसके बाद फिर कह रहा है क्या प्राइस चार्ज होनी चाहिए। तो फिर जब क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी तो क्वांटिटी फंक्शन में हम क्वांटिटी फंक्शन में q पुट कर देंगे तो प्राइस आ जाएगी, ये भी आसान हो जाएगा। उसके बाद एनुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो जब हम आप प्राइस भी है क्वांटिटी भी है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपके पास जो है वो डिस्कस हो रही हैं। यानी इससे पहले हमने प्रॉफिट फंक्शन बनाया था तो वो प्राइस का फंक्शन था या क्वांटिटी का नहीं था, तो इसमें प्राइस, क्वांटिटी और रेवेन्यू, कॉस्ट सबका मिक्सचर है। तो एक बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि इसी सवाल को हमें एक और अप्रोच कहलाती है मार्जिनल अप्रोच, उससे भी सॉल्व करना है। तो काफ़ी कुछ इस एक ही सवाल में हमें सीखने को मिल जाएगा और इस सवाल को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे तो फिर हमें बाकी सवालात को ज़्यादा डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है हम सिर्फ सवाल पढ़ के ही आपसे आंसर डिस्कस कर लेंगे कैसे हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे प्रॉफिट फंक्शन चाहिए जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो। तो क्वांटिटी Q हमें फंक्शन दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 280,000 माइनस 400p, और इसके अलावा कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है 350,000 प्लस 300Q प्लस 0.0015 Q स्क्वायर, ये क्वांटिटी का फंक्शन है। अच्छा जी, जब क्वांटिटी आ गई, हमें पता है कि रेवेन्यू फंक्शन कैसे बनता है। टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें प्राइस गिवन नहीं है, क्योंकि हमें टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी की टर्म्स में चाहिए ना, ताकि हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो ही टोटल प्रॉफिट बनेगा, और दोनों Q की टर्म्स में होंगे तभी टोटल प्रॉफिट Q की टर्म्स में आ जाएगा। तो हमें प्राइस का फंक्शन चाहिए होगा, इसे हम फिलहाल यहीं रहने देते हैं इक्वेशन 1 बनाकर। Q बराबर है 280,000 माइनस 400p के। तो इसका मतलब ये है कि 400p यानी 400 को यहाँ में ले आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 280,000 माइनस Q के बराबर होगा। Q वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 400 यहाँ जाएगा। अब 400 को दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे तो 280,000 डिवाइडेड बाय 400 माइनस Q अपॉन 400। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू, हम कैलकुलेटर बल्कि खोल ही लेते हैं, 280,000 डिवाइडेड बाय 400, तो आंसर आया 700। तो 700 माइनस Q अपॉन 400, ये हमारे पास है प्राइस Q की टर्म्स में। अब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के। टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के। तो हमें हर चीज़ Q की टर्म्स में चाहिए, तो P को रिप्लेस करेंगे Q से, 700 माइनस Q अपॉन 400, और Q वैसे ही रहेगा। ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा Q की टर्म्स में। तो टोटल रेवेन्यू बराबर होगा 700Q माइनस Q स्क्वायर
अपॉन 400 की, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कॉस्ट भी हमारे पास मौजूद है, इसे TC लिख देता हूँ। और हमें मालूम है कि टोटल प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यू है 700 क्यू माइनस 400 क्यू स्क्वायर अपॉन 400, और टोटल कॉस्ट हमारे पास है 350,000 प्लस 300 क्यू प्लस 0.0015 क्यू स्क्वायर्ड। अच्छा जी, तो हम इसे भी डेसिमल में ही लिख देते हैं क्योंकि वो भी डेसिमल में ही है। तो 700 क्यू माइनस 1/400 देखते हैं क्या होता है। 1 डिवाइडेड बाय 400 होता है 0.0025। तो 0.0025 क्यू स्क्वायर्ड माइनस 350,000 माइनस 300 क्यू माइनस 0.0015 क्यू स्क्वायर्ड। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया, काफ़ी लेंथी बन जा रहा है आगे। तो ये क्यू वाली वैल्यूज आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगी। 700 क्यू में से जब 300 क्यू माइनस करेंगे तो 400 क्यू बचेगा, और माइनस का 0.0025 और माइनस का 0. तो इसमें डायरेक्ट हम प्लस कर लेते हैं 0.0015 तो आंसर बनता है 0.004। तो ये नेगेटिव 0.004 क्यू स्क्वायर्ड, यानी क्यू स्क्वायर्ड वाली टर्म्स आपस में ऐड हो गई। दोनों माइनस थी इसलिए मैं माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड करके माइनस में ही आंसर लिख दिया। दो नेगेटिव्स ऐड होते हैं, नेगेटिव आंसर ही आता है माइनस 350,000। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यू स्क्वायर पहले आता है फिर क्यू आना चाहिए, लेकिन हम अभी फ़िलहाल क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो ऑर्डर डजंट मैटर। अच्छा, ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट का फंक्शन आ गया है क्वांटिटी की टर्म्स में। अब इसे हमें करना होगा डेरिवेट, तो मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिनल प्रॉफिट हो जाएगा 400, क्यू का डेरिवेटिव 1 ही होगा, और -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.008 क्यू, और माइनस 50,000 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 400 माइनस 0.008 क्यू, नेगेटिव वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 0.008 क्यू इज़ इक्वल टू 400, तो क्यू इज़ इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 0.008। तो क्यू इज़ इक्वल टू 400 को डिवाइड करते हैं 0.008 से, 400 डिवाइडेड बाय 0.008, तो आंसर आता है 50,000। इसका मतलब ये है कि 50,000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ठीक है जी, यानी इससे पहले सवालात में हम प्राइस निकालते थे, अभी हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो ये पार्ट ए हो गया, डिटरमिन हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज। तो हम क्वांटिटी का फंक्शन है Q इज इक्वल टू 280,000 माइनस 400 P, इसमें Q की वैल्यू लिख देते हैं 50,000, P आ जाएगा। या फिर हमारे पास ये P का फंक्शन भी है 700 माइनस Q अपॉन 400। मैं इसे यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन है 700 माइनस Q अपॉन 400। पार्ट बी, P इज इक्वल टू 700 माइनस Q अपॉन 400। तो 700 माइनस Q है हमारे पास 50,000 डिवाइडेड बाय 400। 50,000 को डिवाइड करते हैं 400 से 125, तो 700 से 125 माइनस कर लेते हैं तो आंसर आया 575। तो प्राइस होनी चाहिए $575 पर यूनिट, ये प्राइस होनी चाहिए। अच्छा जी, प्राइस भी आ गई हमारे पास। अब देखते हैं पार्ट सी में क्या पूछा गया है।
व्हाट इज़ द एनुअल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू इक्वल, एनुअल प्रॉफिट किसके बराबर होगा। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट का फंक्शन है, उसमें हम क्वांटिटी पुट कर देते हैं, पार्ट सी। टोटल प्रॉफिट का फंक्शन ये रहा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 400, क्यू की जगह पर 50,000 क्योंकि 50,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, माइनस 0.004 क्यू स्क्वायर्ड, सॉरी क्यू स्क्वायर्ड की जगह पे हम क्यू की जगह 50,000 लिखेंगे, 50,000 का स्क्वायर और माइनस 350,000। ठीक है जी। तो इसे पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप इस तरह वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि टाइम कम है, मैं चाह रहा हूँ कि हम अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन 16, जो कि इसी क्वेश्चन को ही हमें यूज़ करते हुए करना है। देखिए जी, क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व द प्रीवियस एक्सरसाइज यूजिंग मार्जिनल अप्रोच ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि ये ए बी सी कैंसिल हो गए, डेटा पूरा यही है यहाँ से यहाँ तक, और कहा जा रहा है कि इस डेटा को सॉल्व कीजिए मार्जिनल अप्रोच से। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्जिनल अप्रोच होती क्या है। मार्जिनल अप्रोच का मतलब ये होता है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है, हम उसकी या तो टेबल बना लें या फिर उसका ग्राफ बना लें और फिर देख लें वो कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है उसकी। मैं इसकी बेसिक्स आपको एक समझाता हूँ, थोड़ी सी स्पेस मुझे चाहिए होगा नीचे। ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, थोड़ा इसको वेट करवाते हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। खैर वो आपको टास्क बार तो मेरी नज़र नहीं आ रही होगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं तो इस वजह से बाज़ औक़ात सिस्टम हैंग हो जाता है। चलें जी, ये सेट हो गया। अच्छा जी, मार्जिनल अप्रोच क्या होती है। देखिए जी, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि सपोज मैं फ़िलहाल सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू बना रहा हूँ, एवरेज रेवेन्यू नहीं बना रहा। चले एवरेज रेवेन्यू ऐसे होता है और मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू बाज़ औक़ात नेगेटिव भी हो जाता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, और ये मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो हम ये कहते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम में तब होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हों। ठीक है, इससे पहले क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इससे पहले इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि यहाँ पर देखें मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, और जब वो एवरेज के से कंपैरिजन करते हैं तो फिर इसमें जाहिर सी बात है हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा लग रही होती है। अच्छा, और अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर ये पॉइंट पे हम लॉस में जा रहे होते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। बेसिकली ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि शुरू में अगर आप गौर करें तो मार्जिनल कॉस्ट कम है मार्जिनल रेवेन्यू से, लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप गौर करें मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो इसका मतलब ये है कि एक फ़र्म को अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के, वहाँ पर उसको अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि आप मतलब एक सिंपल सी बात है कि देखें मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इजाफी कॉस्ट कितनी लग रही है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पॉइंट चूज़ करता हूँ, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है 10 रुपीज़ और मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है 15 रुपीज़ सपोज। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई, इसकी इंटरप्रिटेशन ये हुई कि अगर आप एक और यूनिट बनाते हैं तो आपकी इजाफी कॉस्ट लगेगी 15 रुपये, लेकिन आपके रेवेन्यू में इजाफा सिर्फ 10 रुपये का हो रहा है, तो इसका मतलब आप तो 5 रुपये लॉस कर रहे हैं अपना, तो आपको वहाँ प्रोडक्शन अपनी रोक देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले भी है तो प्रॉफिट ही, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से क्लियर करके बना देता हूँ। इससे पहले क्या हो रहा है, मतलब ये हम मैथ्स में देखें, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। ये मार्जिनल रेवेन्यू को और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ही मैं फ़िलहाल बना रहा हूँ। तो अगर इस पॉइंट से पहले हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू 15 है, तो आप अभी कहेंगे सर रेवेन्यू तो ज़्यादा है कॉस्ट कम है, तो इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करने में क्या मुज़ायका है। इस पॉइंट पे प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करनी, और भी इसलिए बनाने कि ये वाला पोर्शन फिर आप अपना क्यों छोड़ रहे हैं, इस पे और भी तो कमा सकते थे। अगर आप सिर्फ मिसाल के तौर पर 10 यूनिट बना रहे हैं, आपकी मार्जिनल कॉस्ट उसकी 10 है और 15 है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन तो आपने छोड़ दिया, आप वहाँ तक बनाते जाएँ जब तक, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक और यूनिट बना लेते हैं, आप 11 यूनिट बना रहे हैं, आपकी भले 11वें यूनिट बनाने की कॉस्ट 11 रुपये लग रही है, लेकिन उस 11वें यूनिट से आपको रेवेन्यू कितना मिल रहा है, सपोज 14 रुपये मिल रहा है, तो फिर भी 3 रुपये का तो फ़ायदा हो रहा है ना एक और यूनिट बनाने से, तो आप एक और क्यों नहीं बना लेते।
तो इसी तरह आप बनाते रहेंगे जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल ना हो जाए, कि जो यूनिट बना रहे हैं उसमें भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने रेवेन्यू, यानी वहाँ पे स्टॉप कर देनी चाहिए, बस यहाँ रुक जाना चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बनाएंगे तो फिर बनाने की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी इजाफी यूनिट, और उससे रेवेन्यू सिर्फ कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मार्जिनल अप्रोच, कि फर्म की जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से इंक्रीज़ हो जाए वहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, जब तक ये लोअर है ठीक है। तो वो इन दोनों के बीच का पॉइंट जहाँ पर, यानी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, यानी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है सपोज़। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, ये वाला पॉइंट है, इस पे क्वांटिटी कोई होल नंबर मिले। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 11 है, तो फिर हम प्रैक्टिकली ये कहेंगे फर्म को 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि 11वें यूनिट पर जाएंगे तो वो थोड़ा सा उनको लॉस हो रहा है, तो फिर हम यूँ नहीं कहेंगे 10.5 यूनिट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो 10 यूनिट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं उसमें तो हमें पॉइंट नज़र आ जाता है, लेकिन जब हम यूनिट्स की तरफ देखते हैं तो हम देखेंगे 10 यूनिट बनाने पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, ठीक है, और बना दो। 11 यूनिट बनाने पर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई मार्जिनल रेवेन्यू से, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये तो ग्राफिकल तरीका है। हम इस मार्जिनल अप्रोच को मैथमेटिकल वे में कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर मैं ज़रा डिस्कशन करता हूँ अभी आपसे इस ग्राफ के बाद। इसमें थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर दूँ, बल्कि स्पेस क्लियर करने से बेहतर था मैं नीचे और स्क्रॉल डाउन कर लेता, लेकिन चलें आप इसको मिटा दिया है तो मिटा ही देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास देखें टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, यानी आप देखेंगे कि कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि टोटल कॉस्ट का फंक्शन तो ऑलरेडी है आपके पास, उससे फिर आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह आप टोटल रेवेन्यू देखेंगे कितना आ रहा है, उससे फिर मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाले सवाल की तरफ नहीं चलते, ऊपर वाले सवाल को हम अभी डिटेल में सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट फंक्शन है सपोज 10x + 5, x का मतलब यूनिट्स हैं, और टोटल रेवेन्यू फंक्शन है सपोज 5x। तो हम एक यूनिट अगर बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 10 × 1 10 + 5 15 आ जाएगी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट पहले में नहीं निकलती। अगर 2 यूनिट्स बना रहे हैं तो 10 × 2 = 20 20 + 5 25 आ जाएगा। 3 यूनिट बना रहे हैं तो 10 × 3 = 30 30 + 5 35 आ जाएगा, और इसी तरह हम चलते रहेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ कितनी आई 10, यहाँ कितनी आई 10। टोटल रेवेन्यू में हम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू अगर 1 यूनिट बना रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू 5 का होगा, 2 यूनिट बना रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू 5 × 2 10 का होगा, 3 यूनिट बना रहे हैं तो 15 का होगा। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो रहा है 5 लेकिन क्योंकि ये लीनियर है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो लीनियर नहीं होते, उनका स्लोप हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होता है, हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होता है, और मार्जिनल का मतलब स्लोप ही होता है, तो स्लोप हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होता है। तो हम वो वाला पॉइंट चूज़ करते हैं जहाँ पर ये 10 है 5 है, तो ऐसा भी होता रहेगा कि अभी तो ये शुरू में ही खैर ज़्यादा है, आपको यूँ आगे नज़र आएगा कि फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्ट 5 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 10 होगा, फिर जब मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी और इंक्रीज़ होगी 6, ये और हो जाएगा 9, फिर और इंक्रीज़ होगा 7 तो ये हो जाएगा 8, फिर और इंक्रीज़ करेंगे 8 तो फिर ये हो जाएगा 7। तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, मार्जिनल रेवेन्यू कम आ रही है। इस अप्रोच को कहते हैं मार्जिनल अप्रोच। अब ये मार्जिनल अप्रोच क्योंकि आपको ट्रायल एंड एरर की बेस पे करनी होती है, मतलब क्या कि आप डिफरेंट यूनिट्स सोचते जाते हैं और उन्हीं यूनिट्स पर आपको देखना होता है कि कितने यूनिट्स पर हमारी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से इंक्रीज़ कर रही है। तो जहाँ इंक्रीज़ कर गई उससे लास्ट यूनिट जो होगा हम कहेंगे इतने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए। अब यही वाला सवाल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करने का मकसद ये है कि बार बार मुझे कैलकुलेटर में एक एक क्वान्टिटी के, यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे टेबल बनाना है 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे, 10 यूनिट पे, क्योंकि हमारे इक्विलिब्रियम आपने देखा होगा कि 50,000 यूनिट पर आया था। तो ज़ाहिर है 50,000 यूनिट के मैं डायरेक्टली तो पुट नहीं करूँगा, और ये तो मुझे पहले से जवाब पता था 50,000 है, लेकिन अगर मुझे पहले से जवाब मालूम ना हो और डेटा सिर्फ इस तरह से दिया हो, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, तो मैं उसे कैसे सॉल्व करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक्सेल की स्क्रीन आपके सामने ले आता हूँ। यहाँ एक्सेल की स्क्रीन पर देखिए मैंने कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन पहले से लिख लिया है, और यहाँ पर मैं वही अभी कॉलम्स बनाऊँगा कि क्या हो रहा है। अब सपोज़ मैं इंक्रीमेंट रखना चाह रहा हूँ 10 यूनिट्स का। 10 यूनिट्स के इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि सपोज़ ये 10 से शुरू होगा, या हम 0 से शुरू कर रहे हैं, और नेक्स्ट यूनिट कितने इजाफी होंगे, लास्ट यूनिट में हम ऐड कर देते हैं ये वाली क्वांटिटी। इस रेफरेंस को लॉक कर देते हैं F4 प्रेस करके। अच्छा जी, अब इससे अगर मैं ड्रैग डाउन करता हूँ तो इससे देखेंगे 10 का इजाफा होता जा रहा है। अब इस फ़ायदा ही होगा कि अगर मैं 20 करता हूँ तो अब 20 का इजाफा हो रहा है, 40 करता हूँ तो 40 यूनिट्स का इजाफा हो रहा है। अब मैं यहाँ मालूम करूँगा कि इन यूनिट्स पर मेरी टोटल कॉस्ट क्या बनती है।
तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, बस ये ऊपर हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है 350,000 प्लस 300 क्यू प्लस 0.001 क्यू स्क्वायर्ड, मैं इसी में क्यू की जगह पर 0 पुट करूँगा। अब वो एक एक में 0 पुट करने से बेहतर है मैं एक्सेल पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो यही वजह है एक्सेल यूज़ करने की। 350,000 प्लस ब्रैकेट में लिख देता हूँ 300 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, क्वांटिटी कौन सी मेरी, ये वाले सेल में, और फिर प्लस उसके बाद एक और ब्रैकेट लगाएंगे 0.0015 मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर, क्यू हमारे पास दोबारा इसी सेल में है, पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। और आप देखें यहाँ रीज़नेबल है, अगर क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर देखें क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 300 पर कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 350,000 बचेगा। इसी को मैं ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास डिफरेंट टोटल कॉस्ट आ रही है। अच्छा जी, इंक्रीमेंट मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आंसर 50,000 था ना, तो हम 10,000 को इंक्रीज़ करते हुए देख लेंगे। खैर ये और भी बढ़ा देंगे अपने पॉइंट के हिसाब से। तो देखिए ये सब फ़ायदा ही हो रहा है, मुझे बार बार कैलकुलेटर से ये सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? मार्जिनल कॉस्ट हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट जो इसकी है उसमें से माइनस कर दीजिए ये वाली कॉस्ट, और यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो इसे हमें यूनिट से भी डिवाइड करना चाहिए। ये चेंज इन टोटल कॉस्ट आ गई डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, यानी वही y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। इस सेल से माइनस करेंगे ये वाला सेल, तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आती रहेगी। ठीक है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है 315 और ये इस तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची है। खैर, लेकिन अगर ये हम 100 के गैप से जाएं तो देखें वो मार्जिनल कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता पहले 300 है, 300 वो जे शेप जिस तरह बनती है उसी तरह बनाएंगे। अच्छा, अब टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू फंक्शन होगा इज़ इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई होगा पहले क्वांटिटी से, क्वांटिटी ये रही हमारे पास, फिर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं हम क्यू स्क्वायर यानी क्वांटिटी का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 400 ब्रैकेट क्लोज। तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया, और ज़ाहिर कुछ नहीं बेचेंगे तो कोई रेवेन्यू नहीं होगा। मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू माइनस पहला वाला टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय ये वाली क्वांटिटी माइनस पिछली वाली क्वांटिटी, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसपे देखें अब यहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। हम प्रोडक्शन करते रहेंगे, 1700 यूनिट पर भी प्रोडक्शन करते रहेंगे। हम इस 100 को 1000 बना देते हैं, बल्कि 10,000 बना देते हैं। तो देखें 1000 यूनिट पर भी आप देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, 17,000 तक भी। तो 17,000 से भी ज़्यादा यूनिट बनाने हमें, हम 1000 के बजाय अब इसको कर लेते हैं 5-5 हज़ार का इंक्रीमेंट। तो अगर आप 5-5 हज़ार के इंक्रीमेंट पर देखें तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हम 50,000 यूनिट पर पहुँचे, 50,000 यूनिट पर आप गौर करें, मार्जिनल कॉस्ट है 442, मार्जिनल रेवेन्यू है 462, लेकिन उसके बाद जैसे हम गए 55,000 यूनिट पर गए तो मार्जिनल कॉस्ट 457 हुई है और ये 437 हो गया है, मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें अपनी प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए। तो इसको कहते हैं मार्जिनल अप्रोच, कि हम ये देख रहे हैं कि वो कौन सा लम्हा है, कौन से यूनिट्स हैं जिसके बाद हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो गई है। इस अप्रोच को कहते हैं। तो हमें यहाँ 50,000 हो गया, 50,000 भी हमारा एग्जैक्ट आंसर इस केस में तो खैर है, वैसे एग्जैक्ट आंसर ज़रूरी नहीं है कि हो 50,000 के बाद डायरेक्ट 55,000 पे क्यों हो सकता है, 51,000 हो, 52,000 हो, तो हमें वो भी चेंज करके देखना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम 50,000 से ही शुरू करते हैं और इनमें इजाफा जो है हम 1,000 का करके देखते हैं। तो अगर आप 1,000 यूनिट और बना रहे हैं तब भी देखें मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, और यहाँ तक कि अगर आप 100 यूनिट ज़्यादा बनाएं तब भी देखें मार्जिनल कॉस्ट 450 है, मार्जिनल रेवेन्यू 449 है। तो मीन्स अगर आप सिर्फ 1 यूनिट और भी ज़्यादा बनाएं तब भी देखें मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है। इसका मतलब 50,000 से 1 यूनिट भी ज़्यादा नहीं बना सकते आप, 50,000 यूनिट्स पर आपको अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये मार्जिनल अप्रोच पॉसिबल कब है? मार्जिनल अप्रोच उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास रेवेन्यू फंक्शन भी अलग से दिया हो, कॉस्ट फंक्शन भी अलग से दिया हो, और वो इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी हो। अगर इसके अलावा किसी फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमारे पास आगे सवालात थे, आगे सवालात में अगर हम देखें ये सवाल देखिए,
19 इसमें कह रहा है यूज़ मार्जिनल अप्रोच टू डिटरमिन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल। तो इसमें भी खैर क्वांटिटी और दोनों कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों क्वांटिटी के टर्म्स में दिए हुए, ये बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा। और इसमें अगर हम जाएँ क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, कह रहा है यूज़ मार्जिनल अप्रोच और आपको डायरेक्ट प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर यकीनन बुक में भी यही लिखा होना चाहिए कि मार्जिनल अप्रोच पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन अलग से गिवन होने चाहिए। तो ये कहलाती है मार्जिनल अप्रोच। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस को वर्बली डिस्कस कर लेते हैं कि हमें और आगे कैसे करना है। तो हम क्वेश्चन 16 कर रहे थे जी। 16 तो खैर हमने कर लिया, मार्जिनल अप्रोच हमने देख लिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कि 50,000 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। अगले सवाल पर चलते हैं। इफ द एनुअल कैपेसिटी इज 40,000 इन एक्सरसाइज 15, हाउ मेनी यूनिट्स क्यू विल रिजल्ट इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है 40,000 यूनिट है तो 40,000 यूनिट बनाएंगे। हमारा तो रिजल्ट कह रहा है कि 50,000 बनाने चाहिए, लेकिन हम 40 तक पहुंच जा रहे हैं तो 40 पे जाएंगे। उस पर फिर लॉस या प्रॉफिट कितना होगा, व्हाट इज़ द लॉस इन प्रॉफिट। लॉस इन प्रॉफिट का मतलब यही है कि 50,000 यूनिट पर कितना प्रॉफिट आ रहा था वो हम यहाँ पीछे देख लेते हैं। 50,000 यूनिट पर हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा था, अच्छा हमने निकाला नहीं, जो टोटल प्रॉफिट आ रहा होगा वो देखेंगे और 40,000 यूनिट में देख लेंगे टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है। इन दोनों को माइनस करके देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट में इतना लॉस हो रहा है। लॉस इन प्रॉफिट भी बेसिकली एक लॉस ही होता है कि मिसाल के तौर पे एक जगह से मुझे 10,000 मिल रहे थे, दूसरी जगह से 15,000 मिल रहे थे, अब वो 15,000 नहीं मिल रहे, तो हालांकि मुझे अब तक वो पैसे मैंने हो सकता है सर्विस प्रोवाइड ना की हो, लेकिन वो भी एक प्रॉफिट मिलने वाला था जो नहीं मिला, तो ये भी लॉस इन प्रॉफिट कहलाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन 17 इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन 19 आपके पास वही मार्जिनल अप्रोच यूज़ करनी है जो भी हमने एक्सेल पे यूज़ किया, आप वैसे करेंगे। एक्सेल पे ना करना चाहें तो मैनुअली करना पड़ेगा, और अगर आप मैनुअली भी नहीं करना चाहते तो फिर आप दोनों का जो है वो डेरिवेटिव का फंक्शन जियोजेब्रा में प्लॉट कर लें और देख लें वो कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं एक दूसरे के। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा लेकिन उसमें जियोजेब्रा में प्राइस की टर्म्स में होना चाहिए, तो प्राइस की टर्म में करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप टेबल की फॉर्म में ही करेंगे, या तो कैलकुलेटर से मैनुअली या फिर एक्सेल में। और क्वेश्चन 20, 21, 22 इन सब में भी यही चीज़ पूछी जा रही है। देखें जी, मार्जिनल अप्रोच यूज़ करनी है 20 में, व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू। तो आपको देखें रेवेन्यू सेलिंग प्राइस दी हुई है 50, तो अगर सेलिंग प्राइस 50 है तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा 50x। रेवेन्यू फंक्शन भी आ गया, कॉस्ट फंक्शन भी आ गया, और आप बिल्कुल इसी तरह एक्सेल में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का जो है वो दो कॉलम बनाकर उनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आ जाएंगे, और देखेंगे वो कौन सी क्वांटिटी है जिससे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ कर जा रही है, तो वहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे, उससे पीछे वाली क्वांटिटी आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। 21 में प्रॉफिट फंक्शन हो तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। 22 में भी यही कहा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपको गिवन है, मार्जिनल अप्रोच से आप प्रॉफिट निकालिए, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। 22 में भी मार्जिनल अप्रोच यूज़ करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है। 24 काफ़ी अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, और इसका काफ़ी जो है वो बहुत अच्छी इम्प्लीकेशन है इसकी। खैर इसके लिए इकोनॉमिक्स में जिसने बेसिक्स बहुत अच्छी पढ़ी हुई है उनको तो शायद ये सवाल देखकर ही समझ आ गया होगा। जो मैंने चैप्टर 17 पढ़ाते हुए बिल्कुल शुरू में मैंने ग्राफ बनाकर दिखाया था, ये वही बना दिया है मैंने, कि आपको टोटल कॉस्ट का ग्राफ बना दिया है, टोटल रेवेन्यू का क्वान्टिटी पर किस तरह से होगा। तो अब कह रहा है कि पोर्ट्रेट द फिगर बिलो इज टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन, डिस्कस द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ 4 लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये जो 4 लेवल्स हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इनके लेवल का बताइए क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखिए Q1 की क्वांटिटी है, इसमें अगर आप गौर करें तो आपका जो ये वाला फंक्शन है टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है और ये टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है, इन दोनों में अगर आप गैप देखें, इन दोनों में गैप ये कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन ये क्योंकि यूँ जा रहा है ना ग्राफ, और अगर ये यूँ जा रहा है तो इनमें देखें इन दोनों का गैप यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी Q1 की सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो वाली क्वांटिटी है जिसमें हमें मैक्सिमम लॉस होगा, उसके बाद फिर लॉस कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखें रेवेन्यू और कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो लॉस ही कहलाता है, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, तो इसका मतलब इतना लॉस हो रहा है। शुरू में लॉस कम था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, अब लॉस कम होना शुरू हो गया। लॉस कम होते होते Q2 पर जब हम पहुँचें तो Q2 पर आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो गए, यानी दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। सपोज यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट होगा ना डॉलर में, यहाँ लिखा हुआ है डॉलर में, ये ऊपर थोड़ा सा देख लेंगे डॉलर में, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू भी बराबर है कॉस्ट भी बराबर है, तो हम कहेंगे इस पॉइंट को कि Q2 जो है ये ब्रेक इवन को शो कर रहा है।
अच्छा, अब उसके बाद देखें रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया, कॉस्ट कम, इनके बीच का गैप बढ़ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं इनका गैप बढ़ता जा रहा है। गैप बढ़ता जा रहा है का मतलब रेवेन्यू ज़्यादा होता जा रहा है, कॉस्ट कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और ये जो Q3 है ये क्या पॉइंट शो कर रही है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस क्वांटिटी पर मिलेगा वो बता रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा Q3 प्रोड्यूस करने पर। उससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा, और लॉस होते होते एक वक्त ऐसा आएगा Q4 पर जब हम पहुंचेंगे तो दोबारा से ब्रेक इवन हो जाएगा, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम और प्रोड्यूस करते रहेंगे तो फिर दोबारा से हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा, मींस कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, और आपको देखें कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है डेरिवेटिव्स की, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स में। तो आप में से जो लोग भी एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो या फिर आगे करेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं उस पर। तो खैर यहीं पर ही चैप्टर 17 की 17.1 एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा।